हेलो एंड वेलकम बैक गाइस। स्वागत है आपका आज की हमारी एक और न्यू वीडियो में। और हमने इसके पिछले वीडियो में डिस्कस किया था कि रासायनिक अभिक्रिया किसे कहते हैं। रासायनिक अभिक्रिया के हमने कुछ प्रकार देखे और आज हम पहुंच चुके हैं ऊष्माशोषी अभिक्रिया पर। और आज हम इस वीडियो को खत्म कर देने वाला है, इस पार्ट को खत्म कर देंगे हम आज यहाँ पे। ये चैप्टर हमारा पूरा फिनिश हो जाएगा। तो आज हमारे पास सबसे पहली जो अभिक्रिया आती है ऊष्माशोषी अभिक्रिया। तो हमने इसके पिछले वीडियो में देखा था कि ऊष्माक्षेपीय अभिक्रिया क्या होती है, जिसमें ऊष्मा का उत्सर्जन होता है, ऊष्मा बाहर निकलती है। ऊष्मा जिसमें बाहर निकलती है वो ऊष्माक्षेपीय अभिक्रिया होती है। लेकिन यहाँ पे ऊष्मा का शोषण होता है, इसलिए इसको ऊष्माशोषी अभिक्रिया कहते हैं। अब शोषण क्या होता है भाई? शोषण ये ऊष्मा को सोखता है, अंदर सोखता है। जब इसको ऊष्मा नहीं मिलेगी तो ये अभिक्रिया नहीं हो सकती है। जिन अभिक्रियाओं में अभिकारक को तोड़ने के लिए, अभिक्रिया करवाने के लिए, उत्पाद से दो नए पदार्थ प्राप्त करने के लिए उन्हें ऊष्मा, प्रकाश या विद्युत ऊर्जा की आवश्यकता होती है, तो वह ऊष्माशोषी अभिक्रिया होती है भाई। जब हम इनको गर्म करते हैं, जब उनमें प्रकाश मिलता है, जब यहाँ विद्युत ऊर्जा की आवश्यकता होती है, जब हमने पढ़ा था विद्युत वियोजन की उनको आवश्यकता होती है, तो यह अभिक्रिया क्या होती है? ऊष्माशोषी अभिक्रिया होती है, क्योंकि इसमें ऊष्मा का क्या होता है? शोषण होता है। तो ऊष्माशोषी अभिक्रिया हमारी क्लियर हो चुकी है। अब अगली हम अभिक्रिया आती है हमारे पास विस्थापन अभिक्रिया। इन अभिक्रिया में अधिक क्रियाशील तत्व कम क्रियाशील तत्व को उसके यौगिक से विस्थापित कर देता है, उसको हटा देता है उसके यौगिक से। भाई जो ज्यादा पावरफुल है ना, वो इसके यौगिक को, जो पावरफुल वाला यौगिक है ना, वो उसको कम पावरफुल, जिसके पास कम पावर है उसको यहाँ से हटा देता है। चल तू निकल इधर से, ये मेरी जगह है, मैं आऊंगा यहाँ पे, मैं तुझसे ज्यादा पावरफुल हूँ, ऐसे कैसे इसको बाहर निकाल देता है। अभी हम इसका एग्जांपल ले सकते हैं। एफ जो सॉलिड अवस्था में, इधर आयरन का सूत्र, और CuSO4 जो कॉपर सल्फेट है इधर जलीय विलयन के रूप में है गाइस। ये इधर जब इन दोनों की अभिक्रिया हम साथ में करवाते हैं तो हमें FeSO4 प्राप्त होता है, जो कि आयरन सल्फेट का सूत्र है, जो जलीय विलयन के रूप में आता है। और ये Cu को बाहर निकाल देता है, कॉपर को बाहर निकाल देता है। जब कॉपर बाहर निकल जाता है तो ये कौन सी अभिक्रिया होगी? विस्थापन अभिक्रिया होगी, क्योंकि आयरन ने यहाँ पर कॉपर को विस्थापित कर दिया, इसको बाहर निकाल दिया है। तो ये आपको एकदम ध्यान में रखनी है। जब कोई हम अभिक्रिया करवाते हैं और उसके अंदर अधिक क्रियाशील तत्व, जो पावरफुल है, जो तत्व पावरफुल है, वो कम पावरफुल तत्व को उसे हटा देता है, उसके यौगिक से हटा देता है, उसे हम विस्थापन अभिक्रिया कहते हैं। तो ये आपको क्लियर हो चुकी होगी। अभी हमारे पास अगली अभिक्रिया आती है द्विविस्थापन अभिक्रिया। इस अभिक्रिया में उत्पादों का निर्माण दो यौगिकों के बीच आयनों के आदान प्रदान से होता है। भाई उत्पाद, इसमें जब दो यौगिक है हमारे पास, इधर दो यौगिक है, सोडियम सल्फेट और बेरियम क्लोराइड, ये दो यौगिक है हमारे पास। जब इन दोनों के आयनों का आदान प्रदान होगा तभी हमको नए उत्पाद मिलेंगे। आयनों का आदान प्रदान, नए उत्पाद मिल जाएंगे हमको। तो ये कौन सी अभिक्रिया होगी? द्विविस्थापन अभिक्रिया। अभी हमने विस्थापन अभिक्रिया में देखा कि उधर आयनों का आदान प्रदान नहीं होता है, वो एक तत्व को बाहर निकाल देता है, लेकिन यहाँ पे आयनों का आदान प्रदान होता है। जैसे सोडियम सल्फेट का सूत्र होता है Na2SO4 और BaCl2 बेरियम क्लोराइड की जब अभिक्रिया होती है तो हमें इधर बेरियम सल्फेट मिलता है। जो ये सल्फेट इसका आयन है, ये सल्फेट सोडियम का आयन था इधर, जो कि इधर जाके बेरियम का आयन बन जाता है, बेरियम सल्फेट बन जाता है, सोडियम सल्फेट। और बेरियम क्लोराइड का जो क्लोराइड आयन था वो सोडियम के लग जाता है, और सोडियम के लगने के बाद ये सोडियम क्लोराइड बन जाता है। तो इसे हम क्या कहते हैं? इसे द्विविस्थापन अभिक्रिया कहते हैं। इधर वाला आयन था वो इधर आके बदल गया, एक्सचेंज हो गया, तो ये होती है बेरियम। तो हम इसको द्विविस्थापन अभिक्रिया कहते हैं। बेरियम सल्फेट के सफेद अविलेय अवक्षेप का निर्माण होता है। अविलेय जो जल में विलय नहीं हो, जल में घुलनशील नहीं हो, हमें ऐसे अवक्षेप प्राप्त होता है जो सफेद रंग का होता है। बेरियम सल्फेट आप देख सकते हो इधर, ये हमको प्राप्त होता है ऐसी अभिक्रिया कराने पर। तो ये अवक्षेप प्राप्त होता है, इसलिए हम इस अभिक्रिया को अवक्षेपण अभिक्रिया भी कहते हैं, अवक्षेपण अभिक्रिया भी कह सकते हैं हम इसको, क्योंकि जब ये अभिक्रिया होती है तो हमके सफेद अवक्षेप के रूप में अवक्षेप प्राप्त होता है, इसलिए हम इसे अवक्षेपण अभिक्रिया कह सकते हैं। तो इसके बाद और हमारे पास आती है अपचयन एवं उपचयन अभिक्रिया। उपचयन एवं अपचयन, देखो कितने इसके सेम नाम है, इसमें आपको कंफ्यूज बिल्कुल भी नहीं है। उपचयन अभिक्रिया, उपचयन अभिक्रिया में क्या होता है? ऑक्सीजन जो होती है ना वो जुड़ती है, ऑक्सीजन की वृद्धि होती है, और जो हाइड्रोजन होती है ना उसको हार्स होता है, उसको क्षति पहुंचती है, वो घटती है। जब भी किसी पदार्थ में ऑक्सीजन की वृद्धि होती है, इसके दो कंडीशन है हमारे पास, या तो ये हो या फिर ये हो, तो वो उपचयन अभिक्रिया होगी। जब किसी पदार्थ में ऑक्सीजन जुड़ती है, वृद्धि होती है उसकी, तो उपचयन अभिक्रिया होती है। और यदि किसी पदार्थ में हाइड्रोजन का ह्रास होता है, हाइड्रोजन को क्षति पहुंचती है, तो वो होती है उपचयन अभिक्रिया। इधर आप इसका एग्जांपल में ले सकते हो C+O2। तो अब इन दोनों की अभिक्रिया होती है तो हमें CO2 मिलता है, ऑक्सीजन के साथ C जुड़ रहा है, यहाँ पे कुछ ना कुछ जुड़ रहा है, तो ये उपचयन अभिक्रिया होगी। ऑक्सीजन के साथ यहाँ पर कार्बन जुड़ रहा है, कार्बन डाइऑक्साइड मिल रही है हमको, तो ये हो गई उपचयन अभिक्रिया। और जब हम
Cu कॉपर के साथ ऑक्सीजन की अभिक्रिया कराते हैं तो भी ऑक्सीजन के साथ इधर कॉपर जुड़ता है, यह भी उपचयन अभिक्रिया हो सकती है इधर। और जब हम कॉपर ऑक्साइड को हाइड्रोजन की उपस्थिति में जब गर्म करते हैं तो ये इधर देख सकते हो Cu प्लस H2O बनता है। तो इसका मतलब यहाँ पे हाइड्रोजन बाहर निकल रहा है, हाइड्रोजन देखो इधर बाहर निकल रहा है, ऑक्सीजन के साथ जुड़ रहा है, तो ऑक्सीजन तो वृद्धि हो रही है, हाइड्रोजन बाहर निकल रहा है, इसका मतलब हाइड्रोजन घट रहा है, तो ये उपचयन अभिक्रिया का एग्जाम्पल हो सकता है। इसके बाद हमारे पास अगली अभिक्रिया आती है, वो अपचयन अभिक्रिया आती है। अब देखो अपचयन अभिक्रिया, इसकी भी दो हमारे पास कंडीशन आती है, दो शर्तें होती है, ये दो शर्तों को पूरी करेगी तभी, दो में से किसी एक को पूरी करे तभी भी ये उपचयन या अपचयन होती है। तो हमें इनको एकदम कंटेस्ट कर लेना है, एकदम दिमाग में ड्रिल कर लेना है। जब किसी पदार्थ में ऑक्सीजन का ह्रास होता है, अभी उसमें के अंदर हमने ऑक्सीजन की वृद्धि देखी थी और हाइड्रोजन का ह्रास देखा था, इसके अंदर ऑक्सीजन की वृद्धि और ऑक्सीजन का ह्रास और हाइड्रोजन की वृद्धि हम देखते हैं, उसका एकदम उल्टा होता है इसके अंदर। तो हमको उसका एकदम उल्टा, तो एक याद होगी दूसरी अपने आप याद हो जाएगी हमको। जब भी किसी पदार्थ में ऑक्सीजन का ह्रास होता है, उसको क्षति पहुंचती है, वो घटता है उसके अंदर, तो ये इसकी पहली कंडीशन होती है। जब किसी पदार्थ में हाइड्रोजन की वृद्धि होती है, हाइड्रोजन की वृद्धि वो बढ़ रहा है, उसकी बढ़ रहा है, वो किसी के साथ जुड़ रहा है, तो ये अपचयन अभिक्रिया में हो जाएगा। और फिर हमारे पास अगला टॉपिक आता है, ये देखो रेडॉक्स अभिक्रिया। रेडॉक्स अभिक्रिया जब ये उपचयन और अपचयन दोनों एक ही साथ किसी एक अभिक्रिया में हो, इधर हमने एग्जांपल लिया हुआ है इसका, देखो ये हमारे पास एक ही अभिक्रिया है, ये मैंने आपको उसमें भी दिया था पहले, अपचयन में उपचयन में आप दोनों में अभिक्रिया लिख सकते हो, क्योंकि इसमें दोनों भी होता है। और रेडॉक्स में भी आप ये अभिक्रिया लिख सकते हो। CuO कॉपर ऑक्साइड हमारे पास, ये जब इसकी हाइड्रोजन के साथ हम अभिक्रिया करवाते हैं, इसको उष्मा देते हैं, इधर देखो तीर के निशान के ऊपर उष्मा लिखा हुआ है, मतलब ये उष्मा शोषी अभिक्रिया, या फिर उष्मा का शोषण होता है। जब भी तीर के निशान ये एरो होता है आपके, इसके ऊपर जब भी उष्मा हीट लिखा हुआ हो, तो आपको समझ जाना है ये कौन सी अभिक्रिया, उष्मा शोषी। इसमें उष्मा का जरूरत पड़ती है हमें नए उत्पाद बनाने के लिए। और जब इधर प्लस लगा के यहाँ पर उष्मा या हीट लिखा हुआ हो, तो आपको समझ जाना है यह उष्मा क्षेपीय अभिक्रिया, उष्मा बाहर निकलती है प्लस लगाने से, और इधर हम लगाते हैं तो इसमें उष्मा की हमें जरूरत होती है अभिक्रिया करवाने के लिए। जब ये अभिक्रिया होती है, जब हम कॉपर ऑक्साइड और हाइड्रोजन की अभिक्रिया एक दूसरे के साथ करवाते हैं, तो हमें कॉपर और जल प्राप्त होता है। देखो इधर हाइड्रोजन के साथ इधर ये जुड़ रहा है ऑक्सीजन, तो इधर हो रहा है अपचयन। और इधर आप देख सकते हो CuO, इधर आके ऑक्सीजन की हानि हो रही है, मतलब अपचयन हो रहा है, ऑक्सीजन की ह्रास हो रहा है, ऑक्सीजन को आप देख सकते हो ह्रास हो रहा है, तो क्या हो गया, इधर हो गया अपचयन। और ऊपर वाले में ऑक्सीजन जुड़ रहा है, ऑक्सीजन जुड़ रहा है, तो ये हो गया उपचयन। ये आपको बात समझ में आ गई। जब ये दोनों एक ही साथ हो एक ही अभिक्रिया में, तो वो होती है रेडॉक्स अभिक्रिया। इस प्रकार की अभिक्रिया में कॉपर ऑक्साइड कॉपर में अपचयित हो जाता है। ये देखो कॉपर ऑक्साइड जो कॉपर में अपचयित हो गया है, इधर ऑक्सीजन का ह्रास हो चुका है, हाइड्रोजन उपचयित होकर जल बनता है। ये देखो हाइड्रोजन का जो उपचयित होता है, इसके साथ ऑक्सीजन जुड़ जाता है और क्या बनता है, जल बनता है। इस अभिक्रिया में उपचयन तथा अपचयन दोनों हो रहा है, दोनों एक साथ। मैंने आपको बताया जब दोनों एक साथ होते हैं तो उसे रेडॉक्स अभिक्रिया कहते हैं। अभी हम इनके दैनिक जीवन में इस उपचयन जो अभिक्रिया है, उपचयन अभिक्रिया के दैनिक जीवन में क्या प्रभाव पड़ते हैं उनके बारे में जानने वाले हैं। तो दैनिक जीवन में इसके दो प्रभाव हम देखेंगे, विकृत गंधिता और संक्षारण। तो सबसे पहले हमारे पास आता है संक्षारण। संक्षारण किसे कहते हैं, जब कोई धातु आर्द्रता अम्ल आदि के संपर्क में आती है, जिससे धातु की ऊपरी परत कमजोर हो जाती है, उसके ऊपर जंग चढ़ जाती है। आपने देखा होगा कि हमारे पास कोई मेटल का सामान होता है, आपके मान लीजिए आपके पास लोहे का कोई भी सामान है, अब अगर आप उसको सर्दियों में रात में अगर बाहर रख देते हैं, तो वो ओस के कारण जो आर्द्रता मिलती है, उसको नमी मिलती है, उसके वजह जल के साथ अभिक्रिया और ऑक्सीजन के साथ अभिक्रिया करके ना जंग बनाता है, जंग। तो वो जंग उस धातु को जो संक्षारित कर देती है, उसकी जो ऊपरी परत होती है उस धातु के टुकड़े की, वह कमजोर हो जाती है, तो इसे संक्षारित कहते हैं। ये जंग लगना एक तरह से संक्षारित ही होता है, आप ये से याद रख सकते हो इसको। इसके एग्जाम्पल इधर देख सकते हो आप, लोहे की वस्तुओं पर जंग लगना, चांदी के ऊपर काली परत का चढ़ना। चांदी के ऊपर कौन सी परत चढ़ती है, चांदी के ऊपर इधर काली परत चढ़ती है। आपको मैं बता दूं, जब चांदी के साथ ये संक्षारित होता है तो उसके ऊपर काली परत चढ़ती है, और तांबे के ऊपर हमेशा ऐसी संक्षारित होने पर हरी परत चढ़ती है। आपको ये ध्यान में रखना। आपको अब की बार आपको पता है कि एमसीक्यूज के क्वेश्चन ज्यादा आने वाले हैं, तो आपको पूछा जाता है कि संक्षारित होने पर चांदी के ऊपर कौन सी परत चढ़ती है, तो आपको बताना है काली परत, और तांबे के ऊपर हरी परत चढ़ती है। और जब लोहे की बस्ती हो तो उसके ऊपर भूरी जंग चढ़ती है, आपको पता है जंग भूरे रंग की होती है। और अब इसे बचे कैसे भाई, इसे बचने का भी कुछ तरीका होगा। तो हाँ, इसे बचने का तरीका यशत लेपन, विद्युत लेपन और पेंट करके संक्षारण से धातु को बचाया जा सकता है। ये यशत लेपन और विद्युत लेपन एक विधि है जो हम अगले अध्यायों में अध्ययन करेंगे। अभी मैं आपको पेंट के बारे में बता देता हूँ। जब आप अपने घर पे कोई भी मेटल का सामान लाते हो, तो उसको सुरक्षित रखने उसके ऊपर पेंट करते हो, उसके ऊपर जंग ना लगे, तो हमें इसके ऊपर पेंट कर देते हैं, ये आपको याद रखना है। अगला हमारे पास इसका प्रभाव जो आता है वो है विकृत गंधिता। विकृत गंधिता आपको ये
पता है क्या होती है, पर आप जानते नहीं कि उसी को विकृत गंधिता बोलते हैं। तो आज आपका ये जो आपको पता लग जाएगा कि विकृत गंधिता क्या होती है। वसा युक्त और तेलीय खाद्य सामग्री वायु के संपर्क में आने पर उपचयित हो जाते हैं, जिसके फलस्वरूप उनके स्वाद और गंध में परिवर्तन हो जाता है। परिवर्तन हो जाता है उनके स्वाद और गंध में किस किस कारण होता है? वायु के संपर्क में आने पर। जब ये तेलीय पदार्थ वसायुक्त सामग्री होती है वो वायु के संपर्क में आती है तो उनका स्वाद और गंध जो परिवर्तित हो जाता है उसे विकृत गंधिता कहते हैं। विकृत गंधिता। अभी देखो आपके घर में मान लो कोई अचार लाया और उस अचार को आपने कुछ दिनों के लिए, आपने महीने 2 महीने के लिए स्टोरेज करके रखा, तो उसके अंदर आप देख सकते हो थोड़े दिनों बाद उसके अंदर हरे रंग की एक परत चढ़ जाती है। तो ये विकृत गंधिता कहलाता है। उसका स्वाद और गंध में भी परिवर्तन हो जाता है क्योंकि वो वसा युक्त और तेलीय पदार्थ होता है। अचार में जो तेल होता है वो वसा युक्त होता है, इसलिए वह विकृत गंधिता हो जाती है उसके अंदर। इसको रोकने के लिए हम क्या कर सकते हैं? विकृत गंधिता को रोकने के उपाय। विकृत गंधिता को रोकने के लिए हम उसमें प्रतिऑक्सीकारक का उपयोग कर सकते हैं। प्रतिऑक्सीकारक जो ऑक्सीकरण के साथ जो अभिक्रिया होती है उसकी उस अभिक्रिया को, उस रिएक्शन को होने से रोकता है, तो वो प्रतिऑक्सीकारक हो जाएगा। वायुरोधी बर्तनों में खाद्य सामग्री रखकर, अब देखो वायुरोधी, जब हम ऐसे बर्तन में ये हमें ऐसा आचार को ऐसे बर्तन में रखते हैं जहां पर वायु के साथ, वायु के वो संपर्क में ना हो, ऑक्सीजन के संपर्क में ना हो, क्योंकि अगर वो ऑक्सीजन के संपर्क में आ गया तो वो अभिक्रिया करेगा और अभिक्रिया करके बनाएगा हरे, वो अभिक्रिया करेगा तो उसकी रंग और गंध में परिवर्तन हो जाता है, वो विकृत गंधिता हो जाएगी उसके अंदर। तो इससे बचने के लिए हम उसको वायुरोधी बर्तनों में रखते हैं जिनमें वायु नहीं पहुंच सके। वायु के स्थान पर नाइट्रोजन गैस द्वारा, वायु के स्थान पर नाइट्रोजन गैस द्वारा, जी हम वायु के जहाँ पे स्थान उपयोग करते हैं उसका नाइट्रोजन गैस का उपयोग करेंगे तो यह विकृत गंधिता का उपयोग नहीं होगा। जब हम चिप्स की, आपको एक एग्जाम्पल देता हूँ, आप चिप्स खाते हैं तो चिप्स की तो थैली में जो वो वायु होती है, जो उसके अंदर हवा होती है, वह हवा जो होती है वो नॉर्मल हवा नहीं होती है, नॉर्मल वायु नहीं होती है, वो नाइट्रोजन गैस होती है, क्योंकि वो उसको ज्यादा दिनों तक स्टोरेज करने के लिए उसको मदद करती है, वो खराब नहीं हो इसलिए नाइट्रोजन गैस उसको मदद करती है, विकृत गंधिता से रोकती है। और शीतलन द्वारा, शीतलन बोलते हैं हम फ्रिज को, जब फ्रिज हो जाए वो शीतल कर देता है वस्तुओं को, इसलिए उसको शीतलन बोलते हैं हिंदी के अंदर। तो शीतलन द्वारा भी हम इन वस्तुओं को बता सकते हैं विकृत गंधिता से। और यहाँ पर होता है हमारा ये चैप्टर कंप्लीट। तो अगला चैप्टर कौन सा पढ़े आप कमेंट में जरूर बताना, और वीडियो को लाइक कर देना, वीडियो को लाइक कर देना, वीडियो को शेयर करके सब्सक्राइब जरूर करना, और वीडियो को एंड तक देखना। टाटा, गुड बाय।